हेलो एंड वेलकम आप सभी लोगों का। आज दूसरी क्लास होगी हमारी। कल का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो जो अपलोड हुआ है, देन आप एक बार देख लेना। उसमें अच्छे से बताया गया है कि कहाँ से कैसे क्या शुरू करेंगे हम, एंड कैसे कैसे तैयारी स्टार्ट करना है, कैसे कैसे प्रोसेस है, कैसे कैसे बढ़ना है। सारी चीज़ों पर बातें पहले वाली क्लास में हो चुकी है। एक बार आप लोग देख सकते हैं जाके एक बार, ठीक है। और अभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को तो लाइक मार ही दो। बाकी कमेंट में कुछ गलत लग रहा है या कुछ भी आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं, ये अलग गलत बता रहे हो आप या ऐसा कुछ है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करो, कुछ हमें सिखाओ। हम भी कुछ आपसे सीखेंगे, आप कुछ हमसे सीख रहे हो, कुछ हम आपसे सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, आज की क्लास ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, एंड आज की क्लास अभी स्टार्ट करना पसंद करते हैं, ठीक। आज की क्लास में हम ना यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे। वास्ट सिलेबस जो इसका है ना, बहुत बड़ा सिलेबस जो बोला जाता है, उस सिलेबस के बारे में समझेंगे। यूपीएससी का सिलेबस कहना क्या चाहता है, किस बेसिस पे क्वेश्चन कर रहा है यूपीएससी, क्या क्वेश्चन कर रहा है इस बार का क्वेश्चन। जैसे 2026 का क्वेश्चन किस तरह का दे दिया था, पूरा सब के सब माथा पीछी हो गया था कि हाँ आखिर हुआ क्या था, ठीक है। सब समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी अभी फिलहाल में भी तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो सबको पता है यूपीएससी तीन तरह से परीक्षा लेता है। जब आप यूपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हो, तो फर्स्ट जो स्टेज होता है ना हमारा, वो प्री का होता है। प्री दिए, प्री के बाद फिर प्री क्वालिफाई होने के बाद फिर मेंस होगा, मेंस क्वालिफाई कर लिया तब इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो प्री करने के बाद ही मेंस दे सकते हो आप। प्री में दो पेपर होते हैं आपके, जैसे जीएस 1 और जीएस 2 बोलता है, जिसे जीएस 2 को हम सी सेट बोलते हैं। यूपीएससी सी सेट नहीं बोलता, उतना क्लियरली सी सेट नहीं बोलता, वो सामान्य दिन दो बोलता है, मतलब जीएस 2 का पेपर बोलता है वो। जीएस 1 में क्या होता है, जीएस के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, उससे वो क्वेश्चन करता है, ठीक है। दोनों दो दो घंटे की पेपर होती है, आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि दोनों का दो दो घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो अभी हम जीएस 1 का पेपर का चेक करेंगे। पहले तो जीएस 1 का पेपर का चेक करते हैं कि हाँ आखिर कितने कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स को क्वेश्चन करना पसंद कर रहा है आजकल। कुछ ज्यादा ही वास्ट कर रहा है पेपर को, कुछ ज्यादा ही हेवी कर रहा है, वो कैसे होगा, ठीक है। तो वो समझने की ट्राई करते हैं हम। देखो, सॉरी, देखो इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट जो ये दिया है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब, देखो सबको पता है, नेशनल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो करेंट अफेयर बोलते हैं ना, करेंट अफेयर की जो घटनाएं होती है, जैसे अभी फिलहाल में देख रहे हो कि रसिया यूक्रेन, पुराना हो गया अभी, रसिया यूक्रेन भी हो गया, मान लो अभी चल रहा है। एंड अभी इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, ईरान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। इनके बेसिस में पूछ लेगा कि इनके लड़ रहा है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। अभी जस्ट क्वेश्चन किया था 2026 में, क्वेश्चन आया था कि, एक सेकंड अभी बता रहे हम, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था 2026 में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्वेश्चन किया था, जस्ट वही करंट अफेयर्स उठा के दे दिया। बाकी इस चीजों के लिए अब हम फॉलो क्या करेंगे, फॉलो करने के लिए आप पीआईबी ऑथेंटिक सोर्स है, किसी कंपनी जैसे दृष्टि आयुष हो गया, एंड बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं। ऐसे बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स है जो करंट अफेयर के पुस्तिका निकालती है, एकदम मोटी मोटी सी, एकदम पढ़ो एकदम खत्म कर दियो। इतना नहीं करना है, हमें क्या करना है, अभी से पीआईबी हम चेक करेंगे। एक आता है इंडिया ईयर बुक, ठीक है। पीआईबी हो गया, इंडिया ईयर बुक ज़्यादा ऑथेंटिक मान लो, क्योंकि इंडिया ईयर बुक में जैसे पूरे साल का जो निचोड़ होता है ना, निचोड़ एक तरह से बोलते हैं, वो आता है। पूरी बुक आपको नहीं पढ़ना है,
पूरी बुक आपको नहीं पढ़ना, एक सेपरेट टॉपिक निकाल के उससे पढ़ना होता है, ठीक है। इंडिया ईयर बुक देख लीजिए, पीआईबी देख लीजिए। एक प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, हर साल एक प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है उसमें देखो, उसमें वो स्पेशली हाईलाइट करती हैं प्रेसिडेंट जी जो हमारी है करंट में, द्रौपदी मुर्मू जी। इस बार भी कुछ मतलब कुछ पॉइंट ऐसे ऐसे देंगी ना जो हाईलाइट करते हैं कि इस चीज में देश आगे जा रहा है, इस चीज में हम प्रगति कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है हमें। करंट अफेयर मतलब ये नहीं कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है या हमारे पड़ोस में ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं। करंट अफेयर का मतलब हो गया ना कि जिससे आपके देश में वृद्धि हो रहा है, सिंपल सा समझो। देखो राष्ट्रीय महत्व के कहानी ये हो जाएगा ना कि मातृ संपदा योजना की लंच हुआ है, सरकार की है। एक पीएम किसान देख लो ना, सिंपल सा आप देख लो, आप सिंपल सा देखोगे तो एक पीएम किसान योजना है सरकार जो लॉन्च की है। इससे क्या होता है, किसानों को जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में इसको बताया जा इसमें है, इस लेवल का। उसमें प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है ना, उसमें इस यही एक दो पॉइंट ऐसे निकालने होते हैं, ये जो स्कीम होती है ना, स्कीम से रिलेटेड, स्कीम में क्या क्या खूबियां है क्या क्या नहीं है, बस यही, और कुछ ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है। और बाकी बाकी आपको करना क्या है, बस सिंपल यही, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। नेशनल तो होंगे ही, साथ में इंटरनेशनल भी होंगे आपके साथ साथ, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर समझने वाली बात है। दूसरे नंबर जैसे हम बात समझ रहे हैं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक छोटा सा पॉइंट ये बना दिया, लेकिन इसमें बहुत चीजें हैं। देखो भारत के इतिहास का मतलब ये नहीं कहा ना कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है बस। भारत के इतिहास का मतलब ये तो नहीं, भारत के इतिहास में तो बहुत कुछ आते हैं। भारत की इतिहास एंशियंट में भी है, मेडाइवल भी है, और मॉडर्न भी है ना, ये तीनों आते हैं इसमें। भारत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक सेपरेट कर दिया ये, मतलब ये तीन से तो क्वेश्चन जो करेगा करेगा, ठीक है, ये तीन से क्वेश्चन ये करेगा जो करना होगा इसको। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक सेपरेट पॉइंट दे दिया, मतलब मेन फोकस इसका किस पे आ गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आ गया। इससे क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा भाई, समझ रहे हो, इससे इसका क्वेश्चन लेगा ही लेगा। आपको पढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन तो छोड़ना ही नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब का है ये बताओ, राष्ट्र भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से कब हुई है, कमेंट में कमेंट करके बताओ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, ठीक है, ये कमेंट करके हमको बताओ। 1857 से लेके आगे तक का मैक्सिमम, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखते होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना मैक्सिमम भारत के इतिहास से क्वेश्चन जो आता है एंशियंट से, 2026 में जो क्वेश्चन किया ना मैक्सिमम एंशियंट से उठा कर दिया, मॉडर्न से बहुत कम किया है। मॉडर्न से क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन बहुत कम कर दिया, लेकिन एंशियंट से क्वेश्चन भर भर के किया है, ठीक है। तो एंशियंट इंपोर्टेंट कर दिया इस बार। हाँ, आप अगर स्किप करना चाहे तो मेडाइवल स्किप कर सकते हो, लेकिन मेडाइवल स्किप क्यों करोगे, मेडाइवल स्किप करने के क्या ही लॉजिक क्या बनता है भाई, मेडाइवल स्किप करने का लॉजिक कुछ है, मेडाइवल आप स्किप कर लोगे, क्या ही स्किप कर लोगे, मैक्सिमम 2 से 3 चैप्टर। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है, मुगल काल से क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है 2-3 चैप्टर से। 2-3 चैप्टर पढ़ने में क्या जाता है, जब इतना पढ़ रहे हो तो 2-3 चैप्टर और पढ़ सकते हो भाई। तो भारत के इतिहास से तो क्वेश्चन करेगा, तो भारत के इतिहास में किस चीज पर मेन फोकस करना है, पहला एंशियंट पे, एंशियंट पे तो विशेष फोकस बना के इस बार रखना है, क्योंकि एंशियंट से क्वेश्चन किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है। मॉडर्न से मेडाइवल से क्वेश्चन नहीं करा, मेडाइवल से क्वेश्चन बहुत कम कर रहा है, करता है नो डाउट, लेकिन 2-3 चैप्टर तो हमें पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हम ऑथेंटिक सोर्स का प्रयोग करेंगे। देखो
एनसीईआरटी बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है ना, देखो यूपीएससी जो एग्जाम लेगा ना, तो ऑथेंटिक जो उसके लिए है, जिसके लिए ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी इससे प्रमाणित होगी। एक जो कोई प्राइवेट कोई बुक उठा लो, जैसे अभी आप लोग पढ़ते होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके एक बुक आती है, क्या बोलते उसको, उसका नाम स्पेक्ट्रम है। आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत लोग पढ़ते हैं, मतलब इतिहास में उसको मॉडर्न के लिए महान ही मान लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है ना, देखो आप स्पेक्ट्रम तो पढ़ ही रहे हो, कोई इशू नहीं है, अच्छी बुक है, पढ़ोगे, हम भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन स्पेक्ट्रम को यूपीएससी ऑथेंटिक नहीं मानेगा। स्पेक्ट्रम में कोई चीज दिया है अलग, मान लो कोई भी चीज एक स्पेक्ट्रम में दे दिया अलग, एनसीईआरटी में दे दिया अलग, लेकिन यूपीएससी आंसर अगर कुछ पूछ रहा है ना तुमसे, तो वो स्पेक्ट्रम का आंसर सही नहीं मानेगा, वो मानेगा किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन का। समझ में, एनसीईआरटी का वो, क्योंकि ऑथेंटिक मानता है वो। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, जिसको सही माने। हमें पढ़ना है इसीलिए, हमें उस पास करने के लिए पढ़ना है भाई, और कुछ नहीं करना, हमें निकालना है बस यूपीएससी, रटना नहीं है बस बैठ के, ठीक है। तो भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में मेन फोकस किस चीज पे रहेगा, देखो इन दोनों में मेन फोकस हमारा रहेगा ना, एक तो एंशिएंट पे, एंशिएंट में भी गिने चुने चैप्टर रहेंगे, ज्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना हम पढ़ाने वाले उतना, क्योंकि इतने ज्यादा बल्कि चीज पढ़ के बल्कि नोट्स बनाओ और रटने वाला फोकस नहीं रखना। एंशिएंट में मैक्सिमम चैप्टर हम ज्यादा नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, वैदिक वैदिक जिस चीज से क्वेश्चन करता है, इसके बाद हम करेंगे ना जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे जैसे देखेंगे इतने चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, उसी चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे। और दूसरा फोकस हमारा रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1857 से एबव, यानी उसके बाद का, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। सीधा सीधा साफ साफ आपको क्लियर बता रहा है ये, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व की प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इंग्लिश वालों के लिए कि इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी 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 इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है, ठीक है। अब उसका कौन सा है, नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तीनों को, तीनों भूगोल की मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे इसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स का सबसे मस्त बुक, कुछ मत पढ़ो इसके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन वो कहाँ से करेगा, सारा डायरेक्ट क्वेश्चन इसका कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का 11th क्लास का बुक उठाओ, 11th क्लास के बुक में सारा दिया है, टू जेड दिया है, आराम से पढ़ोगे, कोई इशू नहीं होगा, सही से निकल जाओगे, क्योंकि सारा का सारा तुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करता ही है एनसीईआरटी से 11th क्लास की, समझ रहे हो। उसका भी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो अभी से भी सारा कोर्स अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार लो, बेल आइकन ऑन कर लो, और लाइक करके वीडियो कमेंट में बताओ कि अगर कुछ गलती हो रहा है इसमें, तुम्हें लगता हो कि ये गलत तरीके से बता रहे, तो बताओ हमें, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, भारत में विश्व को भूगोल देख लिए। अब यहाँ पे भारतीय राज्य तंत्र और शासन, एक देखो संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे मुद्दे और ये रहा आदि, ठीक है। ये पॉलिटी से जो क्वेश्चन इसका आएगा, पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए आप लोग कौन सा पढ़ते हैं इसको, ये जो नाम लिख रहे हैं हम, पॉलिटी के लिए आप लोग इसको भगवान मानते हैं, एम लक्ष्मीकांत। रटो, बस रटो, देखो रटना अच्छी बात है,
कोई इशू नहीं है, लेकिन लिमिटेड जब स्टॉक हो ना रखने में तो मजा आता है। अब आप रटते जा रहे हो, पता नहीं क्या रटते जा रहे हो, एक चैप्टर रटे, दूसरा चैप्टर रटे, तीसरा चैप्टर रटे, तब तक पता चला पहला चैप्टर रटना भूल गए, खत्म। तो ऐसे ना हो, इसके लिए शॉर्ट नोट्स हम रेडी करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन फोकस इसका क्या है, इसका मेन फोकस है, देखो संविधान पर मेन फोकस इसका जा रहा है, राजनीतिक प्रणाली इस पे जा रहा है, पंचायती राज पर मेन फोकस है इसका, लोक नीति क्या है। देखो इस बार जो क्वेश्चन किया था ना, इस बार क्वेश्चन जो किया था एथिक्स का, जो बोल रहे थे हम लोग, एथिक्स का क्या है, कैसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था यूपीएससी को। तो लोक नीति क्या है, लोक नीति का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, आपको सिंपल से आप समझो, लोक नीति, लोक नीति मतलब क्या होता है, लोक नीति मतलब कि आप नीति, वैसी नीति जो कैसे समझा सकते हैं इसको, लोक नीति मतलब कि ऐसी नीति जिससे एक डीएम जो होते हैं, जैसे आप डीएम बन गए, आपके पास कोई एक नीति होनी चाहिए जिससे कि आप उस एरिया को मतलब कंट्रोल कर सको। जैसे दो लोग आपस में लड़ गए, तो आप उन दोनों के बीच में कैसे इक्वालिटी करोगे, कैसे उनके बीच का वो जो बीच का जो लड़ाई होता है, जो जैसे दो कम्युनिटी आपस में लड़ गए हैं, तो दोनों कम्युनिटी के आपस में सुलझाओगे कैसे, वही होता है लोक नीति। सिंपल शब्दों में समझो कि लोक नीति क्या होता है। लोक नीति वो होता है, लोक नीति जब एग्जाम्पल के तौर पे इस बार क्वेश्चन किया कि एक अमुक कम्युनिटी का, आप मान लो आप हिंदू हो, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आप हिंदू हो, तो आप कहीं पे ट्रांसफर हुए या आप कहीं पे ज्वाइन हुए एज ए डीएम, आपको पता चला कि इस एरिया में लड़ाई हुआ है हिंदू और मुस्लिम में, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया में, तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुआ, आपके पास ऐसी कौन सी नीति आप यूज करोगे, क्या करोगे, दोनों का लड़ाई भी थम जाए, क्योंकि आप मुस्लिम के पास जाओगे, मुस्लिम वाला समझेगा कि आप हिंदू हो, तो आप इसके पक्ष में नहीं कर रहे हो ये, तो फिर वो आप पे अटैक करेगा, लेकिन दोनों के बीच में आप कैसे बात इक्वल करोगे कि दोनों शांत हो जाए, दोनों लड़ाई बंद हो जाए, ये होती है लोक नीति। अब बताओ कहाँ से अलग से क्वेश्चन किया वो, यूपीएससी 2026 में जो क्वेश्चन किया, कहाँ से अलग किया, यही जो क्वेश्चन किया है वो, और कहीं से क्वेश्चन नहीं कर सकता वो, तुम्हारे उसी सिलेबस से ही। कि अधिकारों संबंधी मुद्दे, देखो अधिकार से संबंधित जो मुद्दे उठते हैं ना, कि मौलिक अधिकार, जैसे आप मौलिक अधिकार ही ले लो ना, इसमें इससे संबंधित जो मुद्दे उठेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो अधिकार से संबंधित होते हैं, बीएनएसएस का भी धारा भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर देता है। ये जो है ना सबसे बड़ा, ये आदि जो दिख रहा है, ये बहुत बहुत बड़ा झंझट है, इससे समझ में नहीं आता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन कर सकता है, ये टॉपिक बांध के नहीं रखा। जैसे देखो ये ऊपर में देखो ना, देखो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सामयिक घटनाएं जो है, देख लो इसमें कुछ नहीं किया वो, बस इतना बता के छोड़ दिया, भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस इतने से क्वेश्चन करेगा वो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व को प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इसमें भी आगे कुछ नहीं बोल रहा है वो, यूपीएससी कुछ नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे जो आदि लगा दिया ना, यहाँ आदि हो गया, यहाँ आदि, इससे बच के रहना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में इकोनॉमिक्स का है, नेक्स्ट है जो वो इकोनॉमिक्स का, देखो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कहाँ से करता है। अब इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इकोनॉमिक्स में इतना डीपली चला जाता है, ऐसे क्वेश्चन कर देता है, लेंदी क्वेश्चन कर देता है। देखो तुम्हें उससे मतलब नहीं पड़ना चाहिए कि कितना लेंदी है, तुम पॉइंट ढूंढो उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना उसमें पॉइंट ढूंढो, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते टाइम कुछ एक पॉइंट कीवर्ड दे देगा कि हाँ इस कीवर्ड से क्वेश्चन है, बस वही ढूंढना होता है, ठीक है। इसमें है आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये जनसांख्यिकी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ठीक। ये इसमें इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कहाँ से करता है, इकोनॉमिक्स के लिए हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये देखो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना ज्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल चीज बता रहे हैं हम आपको। देखो पहला एक एक तो
ये बुक तो मान ही लो, जो मैक्सिमम लोग मानते हैं, रमेश सिंह। हाँ, रमेश सिंह अच्छी बुक है। एक इनमें बुक आता है नितिन सिंघानिया। हाँ देखो, एक नितिन सिंघानिया से याद आया, ये देखो, ये जो भारत के इतिहास में ना, इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड होता है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ये, लेकिन ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब काम चल सकता है इससे। नितिन सिंघानी नितिन सिंघानी की बुक इसमें चल सकती है ठीक ठाक। इकोनॉमिक्स लिए भी है, रमेश सिंह नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है इसमें भी, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इतना हेवी डीपली नहीं जाना है। जो चैप्टर है, चैप्टर प्रीवियस क्वेश्चन के बेस्ड पे अपने आपको ढूंढना है कि कहाँ से, वैसे तैयारी करते जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते, नेक्स्ट में पर्यावरण परिस्थिति एवं जैव विविधता। इसमें आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। देखो, पर्यावरणीय, ये सिंपल सीधा सीधा लिखा हुआ है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता, ये जो लिखा है ना, आवश्यक नहीं है। इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन, इन्वायरमेंट है ना जो, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से करता है ना, बस वही उठाना है हमें, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। पर्यावरण पारिस्थितिक जैव विविधता है ना, बस इसी से रिलेटेड, जैसे जंतुओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, जंतुओं के बारे में, जंतु, जीव, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो विलुप्त होने वाले हैं, जो लुप्त प्राय हैं, जो रेड डाटा बुक में ऐड है जिनका नाम, ये सब पढ़ना होगा। बाकी करंट अफेयर से उठा लो, करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से करता है, तो इसके लिए मैक्सिमम करंट अफेयर उठाएंगे। बाकी एक शंकर आईएएस, शंकर आईएएस का एक बुक आता है, वो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में ही होता है, लेकिन मैं तो ट्राई कर लूंगा, मैं ट्राई कर लूंगा कि इसका हिंदी अनुवाद रख लो अपने पास, रेडी कर लूंगा, ठीक है। तो शंकर आईएएस की एक बुक आती है इन्वायरमेंट के लिए, बहुत सही बुक है, पढ़ोगे मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए इस बुक का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक और चीज, इसके लिए एनसीईआरटी भी आप उठा सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी लेंदी हो जाएगा, पहले बता दे रहे, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम काफी हैं। कौन काफी है? इसके लिए आशीष सर काफी हैं, लिख दे रहा हूं, पता नहीं आप भूल जाओ। इसके लिए कौन काफी है? आशीष सर काफी हैं, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हमें जितना ये दिख रहा है ना, ये जितना दिख रहा है सामने, बस वही करना है, और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक सामान्य विज्ञान, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन तो फिजिक्स केमिस्ट्री से उतना नहीं करता है, मतलब आपके पास सामने 100 क्वेश्चन है जीएसओ में, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। देखो, एक सिंपल सा फंडा समझ लो, सारा चीज समझ में आ जाएगा, सारा मस्त से आराम से यूपीएससी के में आपका ध्यान तो लगी जाएगा। देखो, यूपीएससी में जब एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, एक दो चीजें क्वालिटी होनी चाहिए। देखो, एक क्वालिटी ये होनी चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन तुम 100 तुम्हारे सामने आ गए, 100 में से तुम्हें लग रहा है कि हम 10 छोड़ सकते हैं, 10 मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो 10 छोड़ दो भाई, 10 छोड़ दो, 10 छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह मैक्सिमम क्वेश्चन तो ये नहीं करता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, फिजिक्स केमिस्ट्री आप में टच नहीं करता है, बहुत ना के बराबर करता है, बहुत ना के बराबर जब करता है, मैक्सिमम मान लो 4 क्वेश्चन दे दिया, ये 100 में से 4 क्वेश्चन के लिए पूरी की पूरी 96 क्वेश्चन का जो तुम टारगेट बना के बैठे हो, तो 96 क्वेश्चन क्यों खराब करना है, 4 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं भाई, ठीक है। तो
हालांकि ट्राई करेंगे, कोई भी हो जाए पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है। तो ये सामान्य विज्ञान, इसमें मैक्सिमम फोकस हमारा किस पे रहेगा? बायो पे। बायो में जब 12th क्लास की जो बायो है ना, 12th क्लास की, उसके लास्ट के जो है ना, लास्ट के 4 चैप्टर, लास्ट के 4 चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ोगे ना तो सारा का सारा क्लियर है, मान लो कुछ नहीं है। और एक प्रॉफिट बताएं, वो एक और प्रॉफिट, वो लास्ट चैप्टर का लिंक इन्वायरमेंट्स हो जाएगा आपको, समझ गए? तो यहां तक हमें ऐसे तैयारी करना है। देखो, अब फिर से एक बार हम आपको रिवीजन के तौर पे बता दें कैसे क्या करना है। देखो, इसके लिए तो करंट अफेयर है ये करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए क्या, करंट अफेयर की हम क्लास लाने की अभी सोच रहे हैं, कैसे लाएंगे, किसी से लाएंगे, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब मार लो और बेल आइकन तो ऑन करके रखो ही। करंट अफेयर का क्लास तो हम लाएंगे लाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर भाई इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेता है वो लिंक करके, ठीक है। तो हम करंट अफेयर का तो लाएंगे क्लास। करंट अफेयर के लिए आपको ऐसे आप ट्राई करते रहो, आप योजना पढ़ सकते हो। एक आता है कुरुक्षेत्र, हाँ, लेकिन पढ़ना ऑथेंटिक सोर्स ही भाई, और कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीआईबी देख सकते हो, प्रेसिडेंशियल एड्रेस देख लेना, एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस देख लो, एक इंडिया ईयर बुक देख सकते हो। ये इनफ है इसके लिए, बस ये इनफ है, इससे ज्यादा नहीं करना है। और फिर अब इस पे आते हैं, इसके लिए हम, इसके लिए हमारा टारगेट रहेगा कि हम एनसीईआरटी से ही ये स्टार्ट करें। एनसीईआरटी के बाद हम स्पेक्ट्रम एक साइड सोर्स रख लें, स्पेक्ट्रम साइड सोर्स रख लें, इनफ हो जाएगा हमारे लिए। अब इसमें आए, एनसीईआरटी किस किस चीज़ के लिए रखेंगे हम? एनसीईआरटी में 11th क्लास की एक आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, वो यूज करेंगे हम इसमें। एंड एनसीएंट के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, एनसीईआरटी, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें नहीं करना, इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके लिए कुछ ज़्यादा डीपली जाना जरूरी नहीं हर चीज़ में। एनसीईआरटी रखेंगे हम, एनसीईआरटी इसके लिए मेन रखेंगे। अब दूसरे में कोई एमसी ग्रोहिल की बुक आती है, वो यूज कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। इसके लिए सबको पता है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत इसके लिए आप एनसीईआरटी तो यूज करोगे ही करोगे। एनसीईआरटी में 2 बुक आती है जिसमें माइक्रो आपको यूज करना है, माइक्रो यूज नहीं करना है। 2 आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो होती है। तो आपको माइक्रो यूज करना है, मैक्रो नहीं करना है। ज्यादा डीपली आपको वो क्वेश्चन सॉल्विंग वाले मोड में नहीं जाना है, बस आपको बेसिक समझना है इसमें, ठीक है। बाकी आप इसके साथ साथ इसका करंट अफेयर भी आपको देखना है। करंट अफेयर के साथ साथ क्लासेस होंगी, समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की इसमें भी जरूरत नहीं है। अब इन दोनों के लिए क्या है, इन दोनों के लिए कुछ नहीं, सिंपल एनसीईआरटी तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। इसके लिए आती है एक शंकर आईएएस की बुक, वो यूज करेंगे हम, ठीक है। इसमें बायोलॉजी की 12th क्लास की बुक रहेगी, लास्ट के 4 चैप्टर, ठीक है। और अब आते हैं पेपर 2 में बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए क्लासेस होंगी, बहुत सही क्लासेस होगी, आपको मजा आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन छूटेगा तक नहीं, इस लेवल की इसमें पढ़ाई होगी, ठीक है। अब संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल एक आएगा, तार्किक कौशल, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये नॉर्मल, ठीक है। इतना तक हम करेंगे, बाकी क्लास कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, कल से क्लास जब स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, आपको करना बस इतना है,
जिस चीज की क्लास आपको स्टार्ट हो रही है, आपकी क्लास जिस चीज के लिए स्टार्ट हो रही है, पहला पहला काम ये करना है कि चैनल को आप तो सब्सक्राइब करोगे ही करोगे, बेल आइकन भी जो साइड में लगा हुआ है, किसी कारण से लगा हुआ है, आप उसको प्रेस कर दो, प्रेस कर दो। बस क्लास कल से स्टार्ट होना है, और उसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको? ऐसे ही तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप वो तो प्रेस कर दो, ठीक है। और कल से जो क्लास जब स्टार्ट होगी ना, तो आपको क्लास की प्रॉपर वीडियो मिलना स्टार्ट होगी। तो आपको करना क्या है उसमें कि जो क्लास में समझाया जाएगा आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। ये नहीं कि हम डायरेक्टली बुक, ऐसे ही एक पेज मिलेगा आपको, जैसे ये दिख रहा है, ये जैसे दिख रहा है ना, ऐसे पेज में आएगा क्वेश्चन, जैसे बुक हम पढ़ा रहे हैं कोई, क्योंकि कल से हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम बुक तो उठाएंगे, बुक उठा के उसमें ऐसे अंडरलाइन किए, ये हटाए कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे, इसको समझाए, एग्जाम्पल के थ्रू समझाए। तो आपको करना क्या है, ये पॉइंट है ना, अब बुक लेके सेम बैठोगे, हाँ ये पॉइंट है, आप पॉइंट को अंडरलाइन करोगे, एंड उस पॉइंट को अच्छे से समझने के बाद, उस पॉइंट को अगर आप नहीं समझ पा रहे उसको लिखोगे, नोट्स बनाने की ट्राई करोगे आप, हाँ इसको शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स तो हम देंगे आपको, शॉर्ट नोट्स भी देंगे, नोट्स भी रेडी कराएंगे। बल्कि नोट्स तो स्टार्ट में तो थोड़ा सा बल्कि नोट्स बनाएंगे कि आप अच्छे से समझ पाओ हर एक चीज, उसके बाद शॉर्ट नोट्स से रेडी कराएंगे, ठीक है। तो कल से आपको क्या करना है, पहली बात, हम कल से जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी 11th क्लास की जियोग्राफी कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, कल पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है कल, तो पहला चैप्टर आपको पहले पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर जब क्लास होगा, क्लास के साथ साथ बुक स्टार्ट करना है, बुक की रीडिंग लगानी है, समझने की कैसे क्या समझाया जा रहा है। जो चीज नहीं समझ में आ रहा वो पॉइंट को अंडरलाइन मारो, कमेंट में लिख के उसी टाइम ड्रॉप कर दो कि ये पॉइंट नहीं आ रहा है हमें समझ में, उस पॉइंट को अगले क्लास में समझा दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो इतना तक समझ में है, आज के लिए बस इतना ही रखें, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 32 मिनट का क्लास हो गया अभी तक, पता नहीं 32 मिनट तक जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। चलो बाय टाटा, मिलते हैं फिर, अगले क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है।